चलो देखो, तो ये एक्टिविटी 5.1 है, टू प्रिपेयर टेम्परेरी माउंट ऑफ ओनियन पील। ये इसका एम है कि हम ओनियन पील की स्लाइड प्रिपरेशन करेंगे। तो क्या करेंगे, एक प्याज लेंगे, उसको काटेंगे अंदर, और उस प्याज के अंदर से जो कॉनकेव वाला पार्ट है उस पे से हम एक पतली सी पील को निकाल लेंगे। देखा है ना, प्याज के अंदर थिन मेम्ब्रेन सी एक पतली पपड़ी जैसी होती है, सफ़ेद सफ़ेद सी, वही पील है और वही हमें चाहिए, पीछे वाले से नहीं, अंदर वाले से, जो वाइट पोर्शन होता है, ठीक है ना। तो उसको पील कहते हैं। क्या करेंगे, वॉच ग्लास लेंगे, कांच की प्लेट होती है जो लैब में यूज़ करते हैं, उसको वॉच ग्लास कहते हैं, वॉच ग्लास। इसमें पानी डाल देंगे, ठीक है, और फिर इस पील को निकालेंगे फोर्सेप की मदद से, चिमटी की मदद से, ठीक है, और इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ रख दी मैंने पील पानी में। पानी में क्यों रखते हैं, ताकि वो ड्राई होके फोल्ड ना हो जाए, नहीं तो वो ड्राई होके फोल्ड हो जाएगी, है ना। तो इसलिए इसको ड्राई एंड फोल्डिंग से बचाने के लिए वाटर में रख देंगे। क्लियर। अब क्या करेंगे, स्लाइड लेंगे, ये स्लाइड होती है रेक्टेंगुलर, यहाँ पर हम 2 ड्रॉप वाटर की डालेंगे, या फिर ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हो, वही सूखने से बचाने के लिए। ब्लेड से कट करेंगे छोटी सी पील और उसको ब्रश की मदद से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, पेंट ब्रश की मदद से हल्के से। अब इतनी बड़ी पील की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा सेक्शन चाहिए हमें, तो छोटी सी पील कट कर देंगे और फिर ब्रश की मदद से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इस पे हम डालेंगे एक स्टेन, एक कलरिंग एजेंट डालेंगे, स्टेन बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, स्टेन। इसको हमें स्टेन करना पड़ेगा, और स्टेन करने के लिए यहाँ पर जो हम केमिकल यूज़ करेंगे, सैफ्रनिन। आयोडीन ही यूज़ कर सकते हैं। सैफ्रनिन नहीं, आयोडीन यूज़ नहीं करते। हाँ, मिथिलिन ब्लू यूज़ कर सकते हैं। 2 कॉमन स्टेन है जो लैब में यूज़ करते हैं, एक सैफ्रनिन और एक मिथिलिन ब्लू। सैफ्रनिन का कलर होता है रेडिश पिंक। कैसा कलर है, रेडिश पिंक, ठीक है। और मिथिलिन ब्लू का तो ब्लू ही कलर होगा, नाम से ही पता चल रहा है। क्लियर। तो सैफ्रनिन यूज़ की, इस पे 2 ड्रॉप डाल दिए। स्टेन इसलिए करते हैं ताकि माइक्रोस्कोप में पील अच्छी तरह से नज़र आए, नहीं तो ट्रांसपेरेंट नज़र आएगी, और ट्रांसपेरेंट चीज़ अच्छे से नज़र नहीं आती, है ना, स्ट्रक्चर, इसीलिए। तो ये डाल देंगे सैफ्रनिन, तो कलर क्या हो जाएगा, रेडिश पिंक। अब इसको कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ कवर स्लिप। ये कवर स्लिप है स्क्वायर शेप की, प्लास्टिक की होती है, इस पे इसको हम कवर करेंगे। ये कर दी कवर। हाँ, यहाँ पे भी प्रिकॉशन है कि कवर स्लिप को कवर करते समय ध्यान रखना है कि बबल्स ना आ जाए, ठीक है ना, एयर बबल्स ना आ जाए, क्योंकि फिर माइक्रोस्कोप में एयर बबल नज़र आएगा, इंटरफियर करेगा देखने में। जैसे मोबाइल पे स्क्रीन कवर चलाते तो बबल्स आ जाते हैं ना कई बार, फिर उसको दोबारा निकाल के दोबारा से अच्छे से चढ़ाते हैं, तो ऐसे यहाँ पर भी है। कवर स्लिप को यूनिफॉर्मली आपको अच्छे से जेंटली विद द हेल्प ऑफ नीडल प्लेस करते हैं। अगर बबल आ जाता है तो फिर से हटाओ और फिर दोबारा करो, क्योंकि बबल नहीं आना चाहिए। तो ये प्रिकॉशन है। अरे हवा, जब आप इसको ढक रहे हो तो अंदर हवा नहीं चली गई, बस। तो जब स्क्रीन कवर चढ़ाते हैं, स्क्रीन गार्ड, तो अंदर हवा चली जाती है और साइड में बबल आ जाता है ना, देखा होगा आपने। तो इसलिए फिर उसको दोबारा निकालता है और फिर अच्छे से चढ़ाता है। तो वही है। अब जैसे कवर स्लिप कर देंगे, कोई बबल नहीं है, इसको हल्के से जेंटली टैप कर देंगे, प्रेस कर देंगे, ताकि अच्छे से पूरा स्प्रेड हो जाए। अब फिर फिल्टर पेपर से एक्सेस स्टेन को, क्योंकि एक्सेस स्टेन बाहर आ जाएगा दबाने से, एक्सेस स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेंगे टिश्यू पेपर की मदद से। अब ये स्लाइड आपकी रेडी है। तो बस यही करना था यहाँ पे। और फिर जब देखा माइक्रोस्कोप में तो स्ट्रक्चर नज़र आया ब्लू कलर का, वैसे तो वो रेड होना चाहिए था लेकिन ब्लू दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा जब आप अपने स्कूल के लैब में आपकी टीचर करके दिखाएगी।
क्योंकि 9th-10th में टीचर करके दिखाती है डेमोन्स्ट्रेशन, 11th-12th में हम खुद करते हैं क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल होता है, बिल्कुल, है ना। तो ये थी एक्टिविटी। आई थिंक क्लियर है सभी को, सिंपल थी, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो ऐसे ही बनाते हैं स्लाइड, ठीक है। लेकिन हाँ, सबसे पहले आपको माइक्रोस्कोप को लो पावर पे एडजस्ट करना पड़ेगा, लो पावर पे देखना है पहले, उसके बाद हाई पे करना है। यानी कि डायरेक्ट हाई पे देखोगे, क्योंकि फिर आंखों पे क्या होगा, स्ट्रेन पड़ेगा ना, दबाव पड़ेगा। क्लियर। तो मैंने क्या बताया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंस होते हैं, 2। तो देखो कैसे देखते हैं, आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस। इस पे लिखा रहता है 5x, इस पे लिखा रहेगा 10x, इस पे लिखा रहेगा 10x, ठीक है, इस पे लिखा रहेगा 20x या 5x। अब पावर कैसे बढ़ती है या पावर कितनी होगी, अगर आपने 5x वाला लेंस यूज़ किया है और ऑब्जेक्टिव लेंस भी आपका 5 है, तो 5 × 5 25, तो मतलब 25 टाइम्स इंक्रीज करके दिखा रहा है, आपको मैग्नीफाई करके दिखा रहा है। और अगर आपने 10 और 10 ले लिया तो उसका मतलब 100 टाइम्स बड़ी करके दिखा रहा है आपको, ये मतलब होता है इसका। और लेंस पे लिखा रहेगा, और ये डिटैचेबल होते हैं लेंस, है ना। आपने 10 वाला लेके लगा दिया, आपने 20 वाला लेके लगा दिया, तो वो डिटैचेबल होते हैं, आप उसको रिमूव कर सकते हो। तभी तो अलग अलग तरह के लेंस लगाएंगे, ये थोड़ी कि फिक्स्ड हो गया तो एक बार वही हो गया, नहीं, उन पे लिखा रहता है कि ये कितने x का है। क्लियर, आगे समझ में। तो 10x × 10x तो कितना हो गया ये 100x, तो 100 टाइम्स इंक्रीज करके दिखा रहा है आपको वो, 100 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज दिखा रहा है आपको वो। ये होती है पावर, ये मतलब होता है इसका। क्लियर, ठीक है। तो फर्स्ट पेज हमने अच्छे से कर लिया पूरा, और कई क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पेज पे हमने डिस्कवरीज देख लिया अलग अलग साइंटिस्ट के। अब हम देखेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स, 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये तो पता ही है आपको, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मल्टी तो पता ही है मैनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनता है, वो है आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हम किस में आते हैं, मल्टी सेलुलर में, क्योंकि हम 100 ट्रिलियन सेल से मिलके बने हुए हैं, 10⁻14 इतने सेल्स हैं हमारे अंदर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। सिंगल सेल्ड, एक सेल है, एक सेल एक ऑर्गेनिज्म है, ये बड़ी कमाल की बात है। देखो यहाँ इतने सेल होकर एक ऑर्गेनिज्म बनता है मल्टी सेलुलर, और वहाँ पे एक सिंगल सेल एक ऑर्गेनिज्म है ना, कितनी अजीब बात, मतलब एक सिंगल सेल एक ऑर्गेनिज्म। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि एक सिंगल सेल वो सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जो उसको एक ऑर्गेनिज्म बना रहा है। ये है पावर एक सेल की, कि एक सेल एक लिविंग है, एक सेल एक ऑर्गेनिज्म है, और यहाँ पे इतने सेल मिलकर तब जाकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। देखो एक अमीबा एक सिंगल सेल है, वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है न्यूट्रिशन के जो हम करते हैं, ये आप 10th में पढ़ोगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, हमारी मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होलोजोइक है, देखो, लेकिन वो सिंगल सेल्ड और हम कहाँ 100 ट्रिलियन सेल्स। ये है कमाल की बात। तो एग्जाम्पल बताओ सिंगल सेल्ड के। हाइड्रा सिंपल मल्टी सेलुलर है, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोवंस, ये सारे प्रोटोजोवंस हैं। अमीबा ये सारे ना प्रोटिस्टा में आते हैं, प्रोटोजोवंस में आते हैं, जो प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं। एल्गी सिंगल सेल एल्गे भी होते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, सबसे ऊपर क्लामाइडोमोनास, ऊपर वाले, हाँ क्लामाइडोमोनास, ये क्या है, यूनिसेलुलर एल्गे, लिख लो वहाँ पे यूनिसेलुलर एल्गे, क्लामाइडोमोनास, क्लामाइडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गे है ये। बैक्टीरिया, अमीबा, ईस्ट, देखो ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस है ये, ईस्ट फंगस मल्टीसेलुलर में आता है, एक्सेप्शन है ये, ठीक है। ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब प्रोटोजोवन में आते हैं। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया करता है वो भी यूनिसेलुलर है, देखो। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल तो आपको कम से कम याद रखने हैं।
क्लियर? तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, खासकर ये क्लामाइडोमोनास। क्वेश्चन आ जाएगा, नेम अ यूनिसेलुलर एल्गे, क्लामाइडोमोनास। ठीक है ना, तो इसीलिए स्पाइरोगायरा सिंपल मल्टीसेलुलर। हम कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर हैं और सिंपल उसमें कम है सेल्स, हमें ज़्यादा है ना, उसमें सिस्टम्स कम है, हमें सिस्टम ज़्यादा है, तो इसीलिए यूनिसेलुलर है वो तो। सर उसका ये नहीं है यूनिसेलुलर, वो तो ईस्ट है यूनिसेलुलर फंगस। तो एटलीस्ट एनसीईआरटी के एग्जाम्पल तो कम से कम याद रखनी है आपको। सर ईस्ट फंगी होता है। हाँ ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अब देखो, डिफरेंट शेप्स एंड साइज, कितने सारे सेल्स के एग्जांपल्स दिए हुए, फैट सेल, बोन सेल, नर्व सेल, स्मूथ मसल सेल, है ना, ओवम, बोन सेल, ब्लड सेल्स। तो इनके शेप और साइज देखो, हर सेल का शेप और साइज अलग अलग है। जैसे कि स्मूथ मसल सेल स्पिंडल शेप नज़र आ रहा है, ब्लड सेल बाइकॉनकेव शेप होता है, ओवम देखो स्फेरिकल है, फैट सेल देखो स्फेरिकल है, नर्व सेल देखो लॉन्ग एंड ब्रांच्ड है। अब इतने सारे सेल्स अलग अलग और उनके शेप और साइज अलग अलग है, तो इनके शेप और साइज को डिसाइड कौन करता है? फंक्शंस, ना कि ऑर्गेनिज्म का साइज। अब ऐसा नहीं है कि एक एलिफेंट के अंदर जो लीवर है उसके लीवर का सेल का साइज इतना बड़ा होगा, नहीं, नंबर्स ज़्यादा होंगे उसके अंदर सेल, ऑब्वियस सी बात है सेल के नंबर्स ही ज़्यादा होंगे। और एक चूहे के लीवर का सेल भी उतना ही होगा साइज में जितना हाथी का है, लेकिन नंबर्स किस में ज़्यादा होंगे? एलिफेंट में। और नंबर्स किस में कम होंगे? लीवर में, माउस में। न्यूरॉन हमारे अंदर भी लंबा है, जिराफ के अंदर भी लंबाई मिलेगा। जिराफ के अंदर तो ऑलमोस्ट 2 मीटर लॉन्ग है, हमारे अंदर 1 मीटर लॉन्ग है। हाँ, सबसे लॉन्गेस्ट सेल है ये, 1 मीटर। मतलब हम सेल को देख सकते हैं, न्यूरॉन सेल नहीं, माइक्रोस्कोपिक लंबा है। कोई छोटी चीज़ लंबी हो तो कैसे दिखाई देगी? सर स्किन भी तो सेल है, पर स्किन सेल, स्किन तो टिश्यू है ना, एपिथेलियल टिश्यू। सर वो 1 मीटर है तो फिर दिख क्यों नहीं था? माइक्रोस्कोपिक है ना, क्या बताया मैंने? सर मतलब हमारी बॉडी के अंदर इतना बड़ा है। सबसे लॉन्गेस्ट न्यूरॉन कहाँ है पता है? स्पाइनल नर्व की ये वाली सबसे लास्ट जो स्पाइनल नर्व है, यहाँ से लेकर जो पैर में जाती है नीचे, ये है सबसे लंबी। मतलब ये पूरा एक ही है। ये एक, हाँ ये पूरी एक है, ये है सबसे लंबी न्यूरॉन हमारे बॉडी में। सर अगर यहाँ से पूरा एक है पर ये बहुत ज़्यादा पतली है, इसको माइक्रोस्कोप, मतलब लंबी बहुत ज़्यादा पर पतली है। हाँ माइक्रोस्कोपिक है ना, यस। सर मैं 8th के बुक में ये पढ़ती कि स्किन भी सेल है, तो सबसे ब्रॉडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल है बॉडी की। हाँ तो टिश्यू किसकी बनती है? तो बट स्किन अगर आता है स्किन, हाँ तो अब वो तो स्किन टिश्यू है, लेकिन टिश्यू किसकी बनी है? तो इसीलिए ये कह सकते हो। सर ट्रू और फॉल्स मतलब स्किन और सेल, तो जो ट्रू और फॉल्स कह सकते हैं, क्योंकि स्किन मतलब टिश्यू सेल की बनती है, तो कोई भी टिश्यू सेल का ही बना होगा, तो वो तो कह सकते हैं स्टेटमेंट, है ना, इसीलिए। क्लियर? अब लीवर ऑर्गन है, ऑर्गन किसका बनता है? टिश्यू का, है ना, लेकिन हम ये थोड़ी कहते हैं, अब हमें बोलना पड़ेगा ना कि लीवर ऑर्गन का टिश्यू का सेल, उसका शेप ऐसा होता है, तो हम उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, क्योंकि टिश्यू से सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, आगे भी है वैसे तो, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से क्या? इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, लास्ट बायोस्फीयर। ठीक है, तो हायरार्की लंबी है इसकी, है ना, लेकिन हम अपने लेवल पे कहाँ तक पढ़ते हैं? ऑर्गेनिज्म लेवल तक। इसको बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। इतना तो आपको पता होना चाहिए 9th-10th क्लास तक, ठीक है। इसके बाद हम हायर क्लास में पढ़ते हैं बायोस्फीयर 12th क्लास में, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्टिविटी, है ना। और हाँ, तो फंक्शन पे डिपेंड करता है,
सेल का शेप और साइज उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। कहाँ लिखा है ये? नेक्स्ट पेज के फर्स्ट लाइन देखो, हाँ इसी पेज पे ऊपर देखो क्या लिखा है, फंक्शन। मिल गया ना, अंडरलाइन करो। क्लियर? तो फंक्शन स्पेसिफिक फंक्शन पे डिपेंड करता है। क्लियर? चलें आगे। आई थिंक यहाँ तक सब क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डिवीजन ऑफ लेबर। ये लास्ट टॉपिक है हमारा आज की क्लास का, डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसको भी कंप्लीट करते हैं। अब देखो डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, वर्ड से क्या समझ में आता है बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय डिवीजन ऑफ लेबर? डिवीजन का मतलब बांटना। बिल्कुल, डिवाइड कर दिया। लेबर मतलब वर्क, काम, तो काम को बांट दिया, है ना? यही तो मतलब है डिवीजन ऑफ लेबर का, काम को डिवाइड कर दिया कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है। बिल्कुल। तो अब मल्टी सेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पार्ट्स में, ऑर्गन लेवल पे। हर ऑर्गन का अपना काम है कि नहीं है? हार्ट का पंपिंग, लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन, बाइल जूस को बनाना, डाइजेशन ऑफ फूड, फैट में हेल्प करना, किडनी का फिल्टरिंग द ब्लड, है ना, प्यूरिफाई करता है, फिल्टर करता है, स्टमक डाइजेशन में। देखो तो हर ऑर्गन का स्पेसिफिक क्या है, काम है, फंक्शन है। तो इतने सारे ऑर्गन्स को काम दे दिया तो हो गया ना डिवीजन ऑफ लेबर। तो यही तो लिखना है। सो डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर इज सीन एट द ऑर्गन लेवल। फॉर एग्जाम्पल हार्ट, किडनी, लिवर, स्टमक, उनके एग्जाम्पल मतलब उनके फंक्शन बता दो साथ में, हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, घर जाके पढ़ना। फिर आपसे पूछता है कि क्या डिवीजन ऑफ लेबर यूनिसेलुलर या सिंगल सेल में भी देखने को मिलता है? यस या नो? क्या सिंगल सेल्ड में भी डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है या सिर्फ मल्टी सेलुलर में ही होता है? सिंगल सेल में भी होता है। कहाँ पे? वही तो ये बताएंगे अभी, जो यस कह रहे हैं। हाँ, एग्जाम्पल बिल्कुल सही। तो सिंगल सेल में भी डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है ऑर्गेनेल्स लेवल पे। कितने सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन, राइबोसोम प्रोटीन प्रोडक्शन, लाइसोसोम क्लीनिंग द सेल, है ना, लाइसोसोम है ना क्लीनिंग द सेल, राइबोसोम प्रोटीन प्रोडक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहते हैं जिसको, एटीपी, गोल्जी पैकेजिंग, स्टोरिंग, मॉडिफिकेशन, ये सब पढ़ेंगे हम आगे। तो सिंगल सेल में भी तो है डिवीजन ऑफ लेबर, लेकिन कहाँ पे? ऑर्गेनल लेवल पे। और मल्टी सेलुलर में सॉरी ऑर्गेनल्स लेवल पे, यहाँ पर ऑर्गन लेवल पे। वो ऑर्गेनल्स है, ये ऑर्गन लेवल है। तो वही लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में कि यूनिसेलुलर या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में भी डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है एट दी ऑर्गेनल्स लेवल। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऑर्गेनल के नाम लिखकर उनके फंक्शंस बताने, 2-4 फंक्शंस आपको याद रखने। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ भी लिख सकते हो, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, जो आपको पता है उसके एग्जाम्पल आप दे सकते हो। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ तक